सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सुशांत सुर्वे अनार्किंग संगमनेर इस YouTube चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से पिछले 2 साल में अनार खेती में जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम जिसे बोलते हैं वो कैसे की जाए, या फिर अनार खेती में जो समस्याएं आती है तो उसका समाधान देने के लिए जो है हमने बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं। इसमें रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाए, और जैसे कि समस्या अनार में आती है कि बैक्टीरियल ब्लाइट कैसे मैनेज किया जाए, विल्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ में अनार में अगर बाहर फैल जाए तो क्या करना चाहिए, फूल ना निकले तो क्या करना चाहिए, और जो ड्रिप शेड्यूल है, फर्टिलाइजर शेड्यूल है, इसके बारे में भी हमारे वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी है। पिछले 2 साल में ये सारे वीडियो जो है हमने अपने चैनल पे अपलोड की है। तो इसमें से बहुत सारे वीडियो जो थे तो ये मराठी लैंग्वेज में थे। अभी कुछ महीने पहले जो है हमने कुछ वीडियो जो है अभी हिंदी में बनाना चालू किए थे। चैनल के वीडियो मैक्सिमम मराठी में होने के कारण जो महाराष्ट्र के बाहर के शेतकरी थे, उन्हें किसान थे, उनको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, और इसलिए जो हिंदी में कुछ वीडियो जो है हमने अभी बनाना चालू किए हैं। तो महाराष्ट्र के जो बाहर के जो किसान हैं, अनार उत्पादक जो किसान हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना अभी चालू किया है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो इसको जिन किसानों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको मेरा कहना है कि आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो पुराने वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में जो अच्छे वीडियो हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं तो इनका भी नोटिफिकेशन जो है आपका आ जाए। इसलिए आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें कुछ आपको सवाल हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो इसमें, या फिर वीडियो का कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, तो उस माध्यम से जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो है तो वो पिछले हफ्ते हमने जो गुजरात राजस्थान की अनार खेती विजिट की, हमारा पहला चक्कर उधर था। तो उस अनार खेती में अभी क्या प्रोग्रेस होना जरूरी है, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आ रहे हैं, कौन सी गलतियां वहां पे हो रही है, ये सभी की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो आज का वीडियो हमने बनाया है। तो ये जो बाहर के जो किसान है, गुजरात राजस्थान वाले विशेषतः जो किसान है, तो ये वीडियो जरूर देखें, और इस माध्यम से जो है आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। जरा सा शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, आगे चलकर जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है हम आगे वाले वीडियो में आपको दे देंगे। तो अभी एक प्रेजेंटेशन जो है हमने इसके ऊपर बनाया था, तो ये YouTube पे जब आप जाएंगे तो सुशांत सुर्वे अनार्किंग ऐसा आप सर्च करेंगे, या फिर सुशांत सुर्वे ऐसा ही सर्च किया आपने अनार ऐसा, तो भी ये चैनल का जो है वो नेम आपके सामने आ जाएगा। और इसके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है, ताकि इस चैनल के जो वीडियो है, पुराने वीडियो या फिर नए आने वाले वीडियो के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। ये कुछ वीडियो आपको नीचे दिख रहे होंगे, ये कुछ वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बारिश और अनार बगीचा प्रबंधन, बारिश के दिनों में अनार का कैसा प्रबंधन, अनार खेती में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन से स्प्रे लेने चाहिए, या फिर स्टेज वाइज आपके अनार खेती में जो फ्लावरिंग की स्टेज है उस समय क्या करना चाहिए, साइज अगर नहीं बन रही तो क्या करना चाहिए, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट का वगैरह इशू है तो क्या करना चाहिए, ये सब जो है वो इसमें कवर किया है। दूसरा इसमें देखेंगे आपके अनार खेती सवाल जवाब, यहाँ पे दूसरा वीडियो है, इसमें जो किसान सवाल पूछते हैं उनका लाइव में हम जवाब दे देते हैं। एक 2 घंटे का ये वीडियो है, इसमें बहुत सारे किसानों ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे, और इसके माध्यम से जो है उस किसानों का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व किया गया है। तीसरा एक फार्मर के यहाँ पे विजिट दिया है हमने, तो उसका
जो है वो क्वेश्चन आंसर टाइप ये भी वीडियो है। इसमें चौथा वीडियो आप देखेंगे तो बाहर फैल जाए अनार खेती में, मतलब अगस्त में हमने देखा गुजरात राजस्थान में कि बहुत सारे किसानों ने अगस्त में इत्र लिया था, लेकिन कुछ कारण जो है फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह हो गए। अभी उसके बाद अगर बाहर फैल जाता है तो क्या करना चाहिए, इसका जो आंसर है तो इस वीडियो में दिया है। ये जूम मीटिंग का हमारा एक 5वां वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप सारे देखिए और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछिए। अभी ये जो टाइटल हमने रखा है पोमोग्रेनेट फार्मिंग गुजरात एंड राजस्थान प्रोज एंड कॉन्स, इसमें हमने लिखा है कि गुजरात राजस्थान में अनार खेती कैसी हो रही है और इसमें क्या मतलब समस्याएं हैं और कौन सी अच्छी जो चीज़ें हैं वहाँ पे दिखाई दी। तो इसका जो है हमने विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो ये कुछ फोटोज है, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात में से कुछ एरियाज है वहाँ के ये फोटोज है। बहुत बड़े बड़े बगीचे बहुत सारे किसानों के हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला वाला प्लॉट में हमने विजिट किया था। यहाँ पे हर्बिसाइड के वगैरह बारे में जानकारी दी थी किसानों को, फल के साइज के बारे में, इरिगेशन के बारे में, कैनोपी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दिया। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने दिखाया कि जो विल्ट जिसे हम बोलते हैं पोमोग्रेनेट में जो विल्ट का इशू आ रहा है गुजरात और राजस्थान में, ये इशू जो है वो अभी तक थोड़ा सा माइनर स्टेज में ही, अभी तक दिखना चालू नहीं हुआ ज़्यादातर। लेकिन ये इशू के कारण जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों ने अभी बगीचे निकाल दिए हैं। तो आपको ये इशू जो है विल्ट का वगैरह इशू जो है वो शुरुआत में अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ये जो है आप अनार खेती का अनार का प्लॉट जो है वो बचा सकते हैं। महाराष्ट्र में जो किसान पिछले 10 साल से 15 साल से अनार खेती कर रहे हैं, लेकिन इस 2 साल में जो है वो विल्ट का इशू बहुत सारा उनको आया। बगीचा जो पूरे 10 साल 15 साल जिस बगीचे ने उनको उत्पादन दिया, तो ये उस बगीचे के पूरे पौधे अभी बैठने लगे हैं, वो जलने लगे हैं। और कोई जगह तो ऐसे है कि न्यू प्लांटेशन किया है, पहला बाहर पकड़ने को है, लेकिन आधे पौधे जो है वो विल्ट के कारण जो है महाराष्ट्र में चल गए हैं अभी। तो ये गुजरात और राजस्थान में अभी ये इशू जो है वो प्राइमरी स्टेज पे है। अगर आप इसे अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, लेकिन आप इसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अच्छे जो इलाज है उसको आप नहीं करेंगे, तो ये आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या जो है वो गुजरात और राजस्थान में आ सकती है। तो इसके बारे में भी किसानों का हमने वहाँ पे अवेयरनेस किया, क्या इसमें करना चाहिए, कौन से पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, बाकी पेस्टिंग वगैरह कैसा करना चाहिए, और ये विल्ट का अटैक जो है वो कैसे होता है, किस तरह से बढ़ता है। तो इसका सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमने वहाँ की किसानों को दिया है। ये भी कुछ वहाँ के वीडियोस है जहाँ हमने फल के साइज के बारे में चेक किया। यहाँ पे रूट में कुछ रूट में जो है वो निमेटोड का वगैरह इशू दिखा, तो उसका भी हमने वहाँ पे किसानों को बताया कि कैसे ये प्रॉब्लम के साथ टैकल करना चाहिए, कैसे इसे जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ फार्मर्स है, कुछ वहाँ के फ्रेंड्स थे हमारे कि जिनके साथ हमने ये बगीचा विजिट किया। वाइट रूट यहाँ पे देखिए हमने चेक की थी, बिल्कुल वाइट रूट जो है इस पौधे में नहीं दिखाई दी। इरिगेशन जो है वो प्रॉपर वे से नहीं जा रहा था। पौधे के नज़दीक जो है वो लेटरल जो है ज़्यादा नज़दीक आप रखेंगे तो यहाँ पे जो है जो स्टेम मेन स्टेम रहता है, ट्रंक जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें जो है वो विल्ट का इशू जो है वो आ सकता है। जितने पौधों के दूर आप रखेंगे तो उतना जो रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप होगा। आप ज़्यादा नज़दीक इस लेटरल को रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। इरिगेशन में भी आप सिंगल ड्रिप यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा रूट नहीं चलती। आप यहाँ एक ड्रिप, यहाँ एक ड्रिप, यहाँ एक ड्रिप और यहाँ एक ड्रिप, ऐसे 4-5 ड्रिप आप रखेंगे तो जो है पानी जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड होगा, और जितना पानी स्प्रेड होगा उतनी रूट जो है वो ज़्यादा चलेंगे। तो इसके बारे में भी हमने किसानों को वहाँ पे जानकारी दी। यहाँ पे देखिए ये विल्ट का इशू है, वो विल्ट का इशू कैसे आ रहा है, कैसे ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हमने पूरी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे किसानों के साथ हमने डिस्कशन किया।
यहाँ भी जो है वो पेस्टिंग कैसे लगाना चाहिए, कहाँ तक लगाना चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों को दी। ये राजस्थान के ये गुजरात के ही फोटोज है। तो इसमें हमने इस जो धवल भाई करके किसान थे हमारे, तो उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे तरह से किस तरह से जो है वो पेस्टिंग आपको करवाना है, कहाँ तक लगाना है। यहाँ थोड़ा सा प्रूनिंग का भी इशू है। प्रूनिंग देखिए आप अच्छी तरह से यहाँ से नहीं हुए, पौधों का आकार जो है वो ज़्यादा ऊपर के हिस्से में ज़्यादा जा रहा है और एक 5 से 6 स्टेम जो है उन्होंने पकड़े हैं। तो इस प्रूनिंग के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो नए किसान हैं उनको देना जरूरी था। ये राजस्थान का जो फोटो है, ये राजस्थान के दलपत सिंह जी करके है। तो इनका बहुत बड़ा बगीचा है, 13,000 पौधों का शायद है। तो इनको भी ये अनार में कौन से हर्बिसाइड स्प्रे करने चाहिए और सॉइल टेस्टिंग के लिए कैसा जो है वो सॉइल लेना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारा पता यहाँ पे आप किसान जो है वो लिख के रहते हैं। यहाँ उनका जो सॉइल टेस्टिंग का सैंपल जो है वो हमारे लैब में आएगा, तब हम वो सॉइल टेस्टिंग के अनुसार जो है उनको बेसल डोज, ड्रिप शेड्यूल वगैरह जो है उनका जो पूरा टाइम टेबल है तो उनको देने वाले हैं। बाद में ये कुछ वीडियो है वहाँ के राजस्थान के ही बलाराम जी सर करके, इनके भी 35,000 पौधे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंगल डिसीज जो है वहाँ दिखाई दे, विल्ट का भी वहाँ पे थोड़ा सा इशू दिखने लगा है। तो उनको भी अच्छे तरह से जानकारी देने का हमने प्रयास किया। उनका भी सॉइल टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो हमारे पास आने वाला है। तो ये कुछ एग्जीबिशन के फोटो है। गुजरात में एग्रीसिया जो एग्जीबिशन चल रहा था, तो इसमें कुछ स्टॉल्स को जो है वो हमने विजिट की थी। अपने अनार खेती के लिए क्या ज़रूरी है, आने वाले फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर जिसे हम बोलेंगे कि क्या अभी टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जो नुकसान हमारा अनार खेती में हो रहा है वो इम्प्रॉपर इरिगेशन हो या फिर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ हो या फिर सॉइल टेस्ट के मतलब बिना सॉइल टेस्ट किए गए रैंडमली जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो कितना अपटेक होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट जो आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही है, तो इनका यूज़ जो है वो कैसे करना चाहिए, इसलिए हमने ये एग्जीबिशन को भी विज़िट किया था। इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिटेल में जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें से कौन सा जो अच्छी चीज़ें जो है वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर अनार खेती में यूज़ करनी चाहिए, इसलिए इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे चल कर दूंगा। तो ये अनार खेती का जो विज़िट हमने किया, पहला ही राउंड था, लगभग 6 दिन का ये राउंड था। 6 दिन में 3,500 से भी ज़्यादा किलोमीटर हमने ट्रैवल किया और कुछ बगीचे जो है, मैक्सिमम बगीचे जो है वो हमने विजिट करने का प्रयास किया। बहुत सारे किसानों ने मांग की थी कि हमारे बगीचे पे भी आइए, हमारे बगीचे पे, मतलब बहुत सारे किसानों की ये मांग थी कि बगीचे पे आइए। लेकिन अंतर जो है किलोमीटर से जो है वो बगीचा टू बगीचे ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा और समय का जो है लिमिटेशन होने के कारण जितना ज़्यादा बगीचे विजिट कर सके उतना ज़्यादा बगीचे विजिट करने का जो है हमने प्रयास किया। जो किसानों के बगीचे विजिट अभी बाकी है, तो अगले महीने जो है अगला विजिट हम जब करने वाले हैं तो वहाँ पे जो है हम आपके बगीचे में विजिट करने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम जो है जितने बगीचे को विजिट करने का हमने सोचा था उससे ज़्यादा जो है वो हमने विजिट किए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है किसानों के वो समझने का प्रयास किया और उस अनुसार क्या सॉल्यूशंस है, कैसे उनके साथ टैकल किया जाए, कैसे आप जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या फिर आने वाली जो समस्या है उनके बारे में जो है वो किसानों का अवेयरनेस करने का जो है वो प्रयास किया। अगले जैसे हमारे विजिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा प्लॉट्स को विजिट देकर और ज़्यादा किसान मीटिंग लेकर जो है ये हम सब प्रैक्टिसेस जो अनार खेती में फॉलो करनी चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वो हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कुछ लोगों का, कुछ किसानों का, कि जिन्होंने इस जो ट्रैवल है, इस विजिट्स में जो है, पहले विजिट्स में जो है हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया
कुछ अपने महाराष्ट्र के भी जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। इसमें से जो किसान जो है उनमें वनराज सिंह जी जडेजा है, महिपाल सिंह जी जडेजा है, शिवम एग्रो है, तिरुपति ऑर्गेनिक्स करके है, हलवद में ही हितेश भाई है, जयदीप भाई है, विष्णु भाई, राजू भाई, गोविंद भाई, हमारे धवल भाई, फिर कपिल भाई, इनका भी बहुत बड़ा बगीचा है, केतन भाई, करम सिंह जी, ये बलोत्रा साइड के राजस्थान के खीमाराम जी प्रजापति जी, बलराम सर जी ये राजस्थान के हैं, तो जगदीश जी, वरदाराम जी, राजू बिश्नोई जी, फिर दिव्य अनार फार्म वाले नरेंद्र भाई जी, नयन भाई जी, देवेंद्र भाई जी, इन सभी का मैं स्पेशल थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही हमारे जो महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे अच्छी तरह से अनार खेती में वो कंसल्टेशन वहाँ पे कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें बगीचे किसानों के विजिट करवाए, ऐसे गायकवाड़ सर है उनका भी स्पेशली थैंक्स, गोविंद जी वाघमारे हैं जिन्होंने हमें जो वहाँ पे दुर्गापुर वगैरह साइड के बहुत बगीचे विजिट करवाए, उनका थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। गायकवाड़ सर ने भी हमारे अच्छी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की थी, तो उनका भी जो है वो थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। रामदास पुरकर जी है राजस्थान के, उन्होंने भी बहुत बगीचे हमें विजिट करवाए, किसानों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट करवाया, तो उनका भी स्पेशली थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। राणे सर जी हलवद के, उनका भी थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। अखिल भाई जी है गुजरात में मातीमेट वाले, जिनका भी मैं स्पेशली थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स जो है कंपनीज वाले हैं तो उनसे हमारे विजिट करवाई, और बहुत सारे किसानों के कॉन्टेक्ट्स भी उनके माध्यम से अभी हमें मिल रहे हैं, तो उन सभी का जो थैंक्स जो है वो अदा करना चाहता हूँ। अगले टाइम जो है इससे ज़्यादा लिस्ट वहाँ पे बनेगी ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसके साथ जो है वो हम हमारा प्रेजेंटेशन अभी चालू करेंगे, तो इसमें हमने एक दो कंपैरिजन रखे हैं गुजरात और राजस्थान में, भुज वर्सेस हलवद और बलोत्रा वर्सेस थराड़। ये अभी मेरा पहला ट्रिप है, इसमें मैंने मेरे एक 5 दिन के स्टडी से एक प्रेजेंटेशन इसमें किया है। इसमें कुछ गलती अगर होती है या फिर इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ मिनिमाइज करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे ज़रूर बताइए। इसमें हमने एक दो कंपैरिजन किए थे, जिसमें भुज में गुजरात में भुज और हलवद ऐसे 2 एरियाज हैं, और राजस्थान में बलोत्रा और थराड़ ऐसे 2 एरियाज हैं। गुजरात में भुज एरिया जो है और हलवद एरिया जो है, इसमें कंपैरिजन अनुसार, मतलब कंपैरिजन किन चीज़ों से हो रहा है, तो फ्रूट में है, सॉइल में है और डिसीज में है। इन 3 चीज़ों में जो है वो आपने कंपैरिजन रखा है। फ्रूट में जो है वो साइज के अनुसार रखा है, क्वालिटी के अनुसार रखा है और कलर के अनुसार रखा है। सॉइल में जो है वो टाइप ऑफ पार्टिकल से रखा है, न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी से और वाटर होल्ड कैपेसिटी से रखा है और न्यूट्रिएंट कंटेंट से रखा है। डिसीज के अनुसार जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट, जिसे हम बोलते हैं कि डिसीज आने में कौन सा एनवायरनमेंट वो ज़्यादा मतलब जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा डिसीज आ सकते हैं वैसा एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है वो डिसीज आने के चांसेस, ऐसे 2 कंपैरिजन हमने इसमें रखे हैं। तो डिटेल में हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि गुजरात का जो भुज एरिया है और राजस्थान का जो बलोत्रा एरिया है, और दूसरे कंपैरिजन में हमने रखा है गुजरात का हलवद एरिया है और राजस्थान का जो थराड़ करके एरिया है। मतलब ये शायद भुज जो है वो साउथ गुजरात में हम जिसे कहेंगे, और हलवद जो है वो नॉर्थ गुजरात में हम जिसे कहेंगे थोड़ा सा, और बलोत्रा वो वैसे ही, बलोत्रा थोड़ा सा नॉर्थ एरिया है राजस्थान का, और थराड़ जो है वो थोड़ा सा साउथ एरिया में है। तो इसमें 2 कंपैरिजन हमने रखे थे, 2 एरियाज में 2 कंपैरिजन हमने 2 जो एरियाज है वो डिफ्रेंशिएट किए थे। इसमें आप देखेंगे पहला वाला डिफरेंस आप देखेंगे कि भुज साइड जो है, हम अभी गुजरात ही कंपेयर करेंगे, भुज साइड में जो है हमें फल की अच्छी साइज मिलती है, हाई साइज हमें लिखा है, और हलवद में देखेंगे आप तो वो लोअर साइज मिलती है, फल की साइज जो है वो हम कम मिलती है। भुज में थोड़ा सा क्वालिटी भी ज़्यादा रह रहा है अनार का, और लोअर क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा हलवद साइड पे आ रहा है। गुजरात में देखेंगे आप भुज साइड में जो है रेनफॉल हेवी पड़ रहा है, मतलब बारिश जो है वो ज़्यादा गिरती है, हलवद साइड थोड़ा सा बारिश कम पड़ती है।
इसमें भुज साइड में जो है वो डिसीज आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रह रहे हैं, हलवद साइड में जो है वो लोअर डिसीज चांसेस रह रहे हैं। भुज में जो है मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी जिसकी है वो ज़्यादा है, और जो हलवद साइड का एरिया है इसमें न्यूट्रिएंट होल्ड करने की कैपेसिटी जो सॉइल की है तो वो लो है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भुज एरिया में ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा पानी पकड़ के रखती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट पकड़ के रखती है, ज़्यादा गीली रहती है। हलवद साइड में वहाँ पे लो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी और लो वाटर होल्ड कैपेसिटी है, और इसमें जो है भुज साइड में जो है वो स्प्रे रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है और इसमें जो है वो लोअर रहता है। और अभी इसमें शॉर्टली हम बताएंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव है और क्या इसमें निगेटिव है। अभी भुज साइड देखेंगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ ये दिखेगी कि फल का साइज ज़्यादा हो रहा है, क्वालिटी ज़्यादा मिल रही है, और जो जमीन का आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। अभी इसमें निगेटिव कौन सा है कि वो यहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरती है, बारिश ज़्यादा गिरने के कारण यहाँ पे ज़मीन पानी ज़्यादा पकड़ के रखती है, पानी ज़्यादा पकड़ने के कारण यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पे डिसीज जो है वो ज़्यादा आते हैं, और डिसीज ज़्यादा आते हैं इसलिए हमें स्प्रे बढ़ाने पड़ते हैं। ये सभी चेन जो है वो लिंक है, इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। मतलब बारिश ज़्यादा गिरेगी तो पानी ज़्यादा पकड़ के रखेगी ज़मीन, पानी ज़्यादा पकड़ के रखेंगी तो इसमें डिसीज जो है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और डिसीज ज़्यादा आएंगे, और डिसीज ज़्यादा आएंगे तो हमें स्प्रे ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अदर साइड जो है हलवद में आप देखेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डिसीज कम आते हैं और स्प्रे कम लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि जमीन में न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी कम है, वाटर होल्ड कैपेसिटी कम है, इसलिए जो है कि लोअर साइज मिल रही है हमें फल की। तो ये दो एरिया जो है वो डिफरेंशिएट है। अभी इसमें आप मैं बताऊंगा आपको सेमिनार करके एक था कि गुजरात में आप सॉइल में ये डालिए और स्प्रे ये ले, लेकिन इन दो मिट्टी में जो है फर्क है, इन दो मिट्टी में जो है एनवायरनमेंट में जो है फर्क है। आपको भुज के लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा और हलवद के लिए आपको अलग इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें भुज में जो न्यूट्रिएंट एरिया जो ऑलरेडी सॉइल में है उस अनुसार आपको फर्टिलाइजर डोसेज देंगे होंगे, और हलवद में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार आपको दूसरे डोसेज देने होंगे। यहाँ पे आपको स्प्रे ज़्यादा लेने पड़ते हैं, यहाँ पे कम लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो है वो सॉइल टेस्टिंग अनुसार जो है वो आपको न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कम है तो वो ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या रहता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जमीन के वाटर होल्ड और न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप एक बार में बेसल डोज डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जमीन में आपकी न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी और वाटर होल्ड कैपेसिटी अगर कम है तो आपको एक बार डोज नहीं डालना है, आपको जो इथेनॉल मारने के बाद एक बार डोज, और बाद में जैसा फल बढ़ता है वो 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, तो आपको जो है सेकंड डोज जो है फर्टिलाइजर का देना होगा। अगर आप यहाँ पे पूरा डोज डालेंगे तो इस जमीन में जो है वो पानी जो है वो टिका नहीं रहता है, जैसे आप ड्रिप से देंगे तो वैसा फर्टिलाइजर का डोज है वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 2 बेसल डोज देंगे होंगे, और यहाँ पे अगर आपने एक ही डोज दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप इथेनॉल मारने के बाद 2 घंटा पानी छोड़िए, तो यहाँ की ज़मीन जो है वाटर होल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो आपको ये इरिगेशन भी जो है वो ड्रिप का पानी जो है वो दोनों एरिया में डिफरेंट देना है। आपको ये जो मैंने बताया कि फर्टिलाइजर डोज दोनों एरिया में डिफरेंट देना है। और इसमें क्या है कि भुज वाले एरिया में जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, मतलब फॉस्फोरस ज़्यादा है, पोटेश ज़्यादा है, या फिर हलवद में जो है पोटेश ज़्यादा है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो आपको जो है वो दोनों में सेपरेटली जो है वो आपको न्यूट्रिएंट देने होंगे। अगर जो न्यूट्रिएंट वाला डोज मैंने यहाँ पे जो बताया है वही आप यहाँ पे डालेंगे तो इसके कुछ मायने नहीं रहता, आपको जो है वो सेपरेटली डोज सॉइल टेस्ट अनुसार आपको देने होंगे। तो ये सारे डिफरेंशिएट मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दोनों एरिया जो है वो डिफरेंट है। आप एक ही शेड्यूल है या फिर एक ही बेसल डोज है या फिर एक ही स्प्रे है या फिर एक ही इरिगेशन का जो टाइमिंग है वो दोनों एरियाज में फॉलो नहीं कर सकते, आपको इसमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हम आगे चल कर देने वाले। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है दोनों ही स्टेट में,
मुख्य प्रॉब्लम इसमें क्या है कि फल की साइज जो है वो लो है। फल के साइज लो होने की वजह से जो है, या फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हाई है। ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे जो है वो बहुत एरिया में मैंने देखे कि आप बेनिमा स्प्रे कर रहे हैं, स्पिंटा स्प्रे कर रहे हैं, डेलीगेट स्प्रे कर रहे हैं, प्रोपाइलर है, इन्फिनिटी है, मेलिडियो है, ये सभी हायर मॉलिक्यूल आप यूज़ कर रहे हैं और इसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो लोअर फ्रूट साइज है, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा चला जा रहा है। हायर डिसीज इंसिडेंस है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 साल से जो है वो बारिश ज़्यादा गिर रही है, और बारिश ज़्यादा गिरने के कारण क्या हो रहा है कि डिसीज आने के चांसेस जो है वो भुज एरिया जो है, कच्छ एरिया जो है, वहाँ में पिछले 2 साल से फंगल बैक्टीरियल डिसीज जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और चौथा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि लोअर टेनेज इसमें मिल रहा है, हायर फ्लावर ड्रॉप इशू आ रहा है, मतलब जो फूल गिर रहे हैं या फिर फल का साइज कम हो रहा है, इस कारण जो है पौधों के आकार के अनुसार जो है उस पर लोडिंग नहीं हो रहा है। और पौधे की कैपेसिटी अगर 40 किलो की है तो वो 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक ही प्रोडक्शन दे रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोअर टनेज जो है वो हमें मिल रहा है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा चले जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। इसमें अभी यहाँ गलतियाँ क्या हो रही है किसानों से, ये भी जो है वो आपको समझाना जरूर है। ज़्यादातर किसान नहीं, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि क्या क्या इसमें कमियां हमारी ओर से रह रही है। तो इसमें सॉइल टेस्टिंग जो है वो बहुत सारे किसानों ने की नहीं है। तो सॉइल टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरी है। जो भुज वाली मिट्टी है वो हलवद वाली मिट्टी से डिफरेंट है, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट एक मिट्टी में अलग है, दूसरे मिट्टी में अलग है। तो आपको दोनों का भी जो है वो सॉइल टेस्टिंग आपको करवाना है, और आपके मिट्टी में जो कमी है वही न्यूट्रिएंट आपको देना है। इसी कारण क्या होगा कि इस कारण जो है न्यूट्रिएंट का जो मैनेजमेंट है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो कमी है वो अगर आप देते हैं तो इसमें जो है वो सॉइल की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारा खर्चा भी बच सकता है। मतलब हमारी मिट्टी में अगर पोटैश ज़्यादा है और हम फिर से एमओपी उसमें डालेंगे, फिर से एसओपी उसको देंगे, तो वो पोटैश का लेवल ज़्यादा होगा और इस कारण क्या होगा कि नाइट्रोजन का लेवल गिर जाएगा। मतलब क्या होता है कि हमें जो है वो एक आधे न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी भी तैयार हो जाती है, और दूसरा क्या होता है इसमें कि जो हमारे मिट्टी को ज़रूरत नहीं है वैसा न्यूट्रिएंट अगर हम डालेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारा खर्चा भी बढ़ता है, वो ज़मीन के लिए फ़ायदे कारक भी नहीं रहता। तो ये सभी जो है वो कब पता चलेगा, जब आप जो है वो सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए बहुत सारे सैंपल जो है हमने गुजरात से अभी मंगवाए हैं। जिन किसानों को सॉइल टेस्टिंग करवाना है तो उनको जो है वो हमारी ओर से बेसल डोज दिया जाता है, ड्रिप का शेड्यूल दिया जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल कैसा लेना है ये सभी हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं, और सॉइल टेस्टिंग का जो हमारा लैब का पता है वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं वो बाद में। अभी दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा कि रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे किसानों का नहीं है। रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, वो फ्लावर ड्रॉप का वगैरह इशू जो है वो आपको कम आता है, फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं, वाटर शॉट का इशू जो है वो कम आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे पौधे नए हैं तो हमें पता नहीं चलता ये रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे ज़मीन में ताकत रहती है, पौधे में 2-4 साल से ताकत रहती है, तो पहले 2-3 बार के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन की कैपेसिटी कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, जैसे पौधों का स्टोरेज कम हो जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे बाहर लेते जाएंगे तो वैसे वैसे दिक्कत जो है आपको दिखेंगी। फ्लावर ड्रॉपिंग में दिखेंगी, या फिर वाटर शॉट में दिखेंगी, या फिर टनेज कम होने में दिखेगी। तो आपको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। ये रेस्ट पीरियड का शेड्यूल भी हम किसानों को देने वाले हैं। इसमें अभी तीसरा प्रॉब्लम हमने नज़र आया कि प्रिवेंटिव में स्प्रे जो है वो बहुत सारे किसान नहीं लेते। प्रिवेंटिव में स्प्रे मतलब क्या कि एक आधा डिसीज आपके यहाँ आने वाला है, एक आधी स्टेज, मतलब मान के चले जो हरी स्टेज रहती है वो अगर नवंबर दिसंबर में आती है तो वो बैक्टीरियल ब्लाइट उसके ऊपर आ सकता है। लेकिन वो आने के बाद हम अगर प्रयास करते हैं तो उसमें कंट्रोल थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन हमें मालूम है कि ये स्टेज में वो आ सकता है, तो आप पहले से ही प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते हैं तो वो जो है वो ज़्यादा आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। डिसीज का जो अटैक हो वो आपको कम दिखेगा।
डिसीज आने के बाद आप अगर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, कितना भी महंगा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। जो पंखुड़िया जिसे हम पकड़ी करपा कहते हैं महाराष्ट्र में, तो वो कैलिक्स जो रहता है, पकड़ी जो रहती है अनार की आगे वाली, तो वहाँ से स्टार्ट होता है और फल तक आ जाता है। वो अगर शुरुआत में आप कंट्रोल कर देते हैं, मतलब अंगूठे का आकार का फल हो जाता है, अंगूठे का आकार का जब फल हो जाता है तो उसमें वो डिसीज आता ही है। तो उस टाइम अगर आप प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते हैं तो वो डिसीज कम आएगा या फिर नहीं दिखेगा। लेकिन वो पकड़ी के ऊपर आ गया, कैलिक्स के ऊपर आ गया, वो फल तक पहुंच गया और बाद में आपने कितने भी महंगे स्प्रे किए तो वो कंट्रोल नहीं होता, वो फल को डैमेज कर देता है। मतलब ये प्रिवेंटिव में स्प्रे आपको करना बहुत जरूरी है। इसमें चौथा प्रॉब्लम हमने देखा कि बहुत सारे किसानों के हमने फाइल्स देखी, उनकी नोटबुक देखी कि स्प्रे क्या क्या रह रहा है, तो इसमें बहुत महंगे महंगे और हायर मॉलिक्यूल आप लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। आपका प्रोफाइलर का स्प्रे हो गया, आप एलेट एंट्रोकॉल मार रहे हैं, एलेट एंट्रोकॉल होकर आप कस्टोडिया मार रहे हैं, कोई तो किसान इन्फिनिटो मार रहा है, मेलोडियो मार रहा है। ऐसे हायर मॉलिक्यूल जो है वो आप यूज कर रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है कि आप पहले हम कहते हैं कि बाविस्टिन यूज कीजिए, कैप्टअप यूज कीजिए, रोको यूज कीजिए, बाद में नेटिव लीजिए, बाद में अगर नहीं कंट्रोल होता तो एमिस्टार लीजिए, कस्टोडिया लीजिए, एलिट एंट्रोकॉल लीजिए, बाद में अगर नहीं ज़्यादा ही अटैक पड़ता है तो बाद में ये प्रोफाइलर है, इन्फिनिटो है, मेलोडियो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है कंटिन्यूसली उसका यूज किया, मतलब नेटिव हो के आपने एमिस्टार मारा, एमिस्टार हो के आपने एलिट एंट्रोकॉल मारा, बाद में फिर से कस्टोडिया मारा, बाद में प्रोफाइलर मारा। ऐसा हाई मॉलिक्यूल अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो इस कारण जो है वो डिसीज जो है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। आपका जो अगर एक आधा डिसीज ये रेजिस्टेंस हो गया डेवलप, तो आप कोई भी स्प्रे उसको मारेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होता। मतलब अगर थ्रिप्स है हमारे फल के ऊपर तो हमें पहले नीम ऑयल मारना चाहिए, फिर इमेडा 17% वाला, बाद में 13% वाला, बाद में 75% वाला, बाद में एक्ट्रा है, मार्शल है। ये सब कंट्रोल करके अगर नहीं होता है तो फिर स्पिंटोर है, डेलीगेट है, बेनिविया है। लेकिन आपको वो फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है ये दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, मालूम ही नहीं कि कौन सा मेल है क्या फीमेल है अभी, और आपने पहले से ही बेनिविया मार दिया, तो बाद में अगर उसमें से कुछ थ्रिप्स बच जाते हैं और उसकी न्यू जनरेशन जब तैयार होती है तो वो बेनिविया से भी कंट्रोल नहीं होती, तो रिजेंट और इमिडा वगैरह ये तो दूर ही रहे। तो आप जो पहले लोएस्ट मॉलिक्यूल यूज कीजिए, बाद में जो है वो हाईएस्ट के ऊपर जाइए। इसमें पांचवा प्रॉब्लम जो है, इसमें छठा प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। आप क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड के साथ टॉनिक ले रहे हैं, पेस्टिसाइड के साथ आप फर्टिलाइजर जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, या फिर जब ड्रिप से फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप 52-34 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट ले रहे हैं। मतलब कोई भी मिक्सिंग आप करते वक्त ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। आपको मतलब आप 2-4 मिक्स करके मारेंगे तो उसमें कोई मतलब ये कुछ आपका समाधान हो जाएगा खाली कि हमने ये मारे हैं, 4 स्प्रे मारे हैं, लेकिन इसमें से एक का भी रिजल्ट आपको अच्छी तरह से नहीं मिलता। मतलब जब हम लिख के देते हैं किसानों को स्प्रे, महाराष्ट्र साइड में जब हमारा काम चालू है तो महाराष्ट्र में हम क्या करते हैं कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड सेपरेटली स्प्रे करने को बोलते हैं, और जो अपना टॉनिक वगैरह है, जो अमीनो एसिड्स है, बाकी जो कोई उपयुक्त एसिड्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये बाद में सेपरेटली स्प्रे करने को बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे किसानों को यहाँ मैंने गुजरात में देखा कि वो साथ ही साथ में पूरे मिक्स करके ले रहे हैं, तो इसका जो है वो रिजल्ट आपको आएगा नहीं। और ड्रिप का भी वैसे ही, एक आधे बार आपको वाटर सोल्यूबल देना है, एक आधे बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। हम हफ्ते में अगर 4 पानी देते हैं तो एक पानी में आप सेपरेटली छोड़िए। आप एक ही पानी में पूरा मिक्स करके दे रहे हैं तो आपको एक के भी रिजल्ट जो है वो आने वाले नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी इसमें आगे वाला प्रॉब्लम है, तो बेसल डोज जो है वो सॉइल टेस्ट के अनुसार नहीं है। आपको किसी ने बता दिया कि ये डाली है, इसमें DAP इतना डाली है, MOP इतना डाली है, सुपर फॉस्फेट इसमें इतना डालिए, निम्बोली इतना डालिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि भुज के एरिया में अगर फॉस्फोरस ज़्यादा है तो हलोद के एरिया में पोटैश ज़्यादा है, तो आपको
कौन सा न्यूट्रिएंट आपके जमीन में ज़्यादा है उस अनुसार आपको जो है वो बेसल डोज देना है। अगर आपके ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है वही आप फिर से डाल रहे हैं तो ये खर्चा भी बढ़ाएगा और टॉक्सिसिटी भी उसकी जो है वो तैयार होती जाएगी। तो ये जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। तो इस कारण जो है बेसल डोज जो है अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अभी ड्रिप का शेड्यूल पे वहाँ पे इफेक्टिव नहीं दिखाया दिया मुझे, तो ड्रिप शेड्यूल में भी आपको जो है हम जो किसानों को देते हैं ड्रिप शेड्यूल, तो इसमें क्या करते हैं हम पूरे महीने को उनको शेड्यूल दे देते हैं। इसमें पहले हफ्ते में क्या देना है, दूसरे हफ्ते में क्या देना है, तीसरे हफ्ते में क्या देना है, ये सभी हमारा फिक्स रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट कब देना है, बोरॉन कब देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कब देना है। आप क्या कर रहे हैं कि क्रैकिंग हो रहा है तो तब कैल्शियम दे रहे हैं, फल जब कड़क हो रहा है तब आप कैल्शियम बोरॉन दे रहे हैं, आपके यहाँ थोड़ा सा पत्ती पीली पड़ रही है तब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं। और ये सब अपटेक करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ वगैरह भी आप लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो ये भी ड्रिप शेड्यूल जो है आपको देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें लास्ट वाला प्रॉब्लम हमें दिखा कि अपकमिंग प्रॉब्लम्स जो है वो विल्ट है, पिनहोल बोरर है, तो इसके बारे में बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र की जो अनार खेती इस साल नुकसान हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये विल्ट और पिनहोल बोरर के कारण हुआ है। तो आपको इन प्रॉब्लम के बारे में भी अवेयरनेस अभी से ही क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इन प्रॉब्लम्स को अभी से आप सोल्यूशन लेंगे तो ये आगे जाकर आपके पौधे टिकेंगे। नहीं तो आपने ये प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो बहुत बड़े बड़े बगीचे भी महीनों में बैठ जाते हैं, जल जाते हैं। तो आपको इन प्रॉब्लम के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये सारे प्रॉब्लम हमने बताए, तो इसमें ये प्रॉब्लम के साथ अभी डील कैसे करें, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो पहले तो सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग के अनुसार आपको डोज देना बहुत ज़रूरी है। जो हायर कंटेंट हमारे न्यूट्रिएंट के जो हमारे सॉइल में हायर जो है ज़्यादा है जो न्यूट्रिएंट, वो हमको नहीं देने, और जो हमारे सॉइल में ज़्यादा लोअर क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट है वो हमको देने हैं। तो इसमें उसका डोसेस वगैरह बढ़ाना है। तो इस कारण क्या होगा कि फर्टिलाइज़र की कॉस्ट जो है वो हमारी बचेगी, जो ज़रूरत है जो वही हम देंगे, तो इसमें हमारा कॉस्ट भी बचेगा। सॉइल को जो ज़रूरी है वो मिलेगा, तो उसकी भी कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ेगी, फर्टिलिटी उसकी बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है कि ये जब सॉइल को जो ज़रूरत है वो हम देंगे, पौधों को जो ज़रूरत है वो हम देंगे, और जब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इस कारण बचेगा तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा निकलेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं कि उत्पाद भी ज़्यादा आपको निकलेगा, उत्पाद की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। और ये सब चीज़ें अगर मिक्स हो जाए तो इसमें प्रॉफिट भी जो है वो आपका बढ़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बचता है तो वो कॉस्ट भी जो प्रॉफिट भी जो है वो हमारा बढ़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी इसमें क्या है कि आगे वाले में आप अगर देखेंगे तो ओके, तो इसमें क्या है कि अभी ये चैनल का हमने नाम और ये बताया कि कैसे इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप सर्च करके जो है आपको इसे सब्सक्राइब करना है। अभी इसके साथ काउंटर कैसे किया जाए, तो आपको जो है वो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो आपको फॉलो करना है। स्प्रे शेड्यूल जो है वो आपको फॉलो करना है। स्ट्रेस स्टेज में कौन से स्प्रे लेने हैं, बाद में स्टोरेज के लिए कौन से स्प्रे लेने हैं, उसके साथ ये जो है इरिगेशन शेड्यूल आपको फॉलो करना है। मतलब पहला पानी कब देना है और वीकली जो पानी की रिक्वायरमेंट है उस अनुसार हमें कब देना है, तो ये सभी आपको फॉलो करना है। ड्रिप शेड्यूल हम आपको सॉइल टेस्ट के अनुसार देंगे तो वो आपको फॉलो करना है। ड्रिप शेड्यूल अगर अच्छे से फॉलो करते हैं आप तो उसको फल की साइज जो है वो अच्छी बनेगी, कैनोपी भी जो है वो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ में अप्रोप्रिएट इरिगेशन जो है वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है। मतलब मॉइस्चर, अगर मैंने जैसे बताया कि हलवत की मिट्टी ज़्यादा पानी पकड़ने वाली है, ज़्यादा पानी छोड़ने वाली है, और भुज की मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी पकड़ के वाली है। तो जिस मिट्टी में ज़्यादा पानी पकड़ के रखते हैं तो उसमें हमें कम पानी देना होगा, और जिस मिट्टी में पानी लीच आउट हो जाता है इसमें हमें ज़्यादा पानी देना होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट अनुसार अगर आप पानी देते हैं तो इसमें क्या होता है कि रूट अच्छी तरह चलती है। जब आपके मिट्टी में 50% पानी और 50% हवा होती है
तो ये जो रूट्स है वो अच्छी तरह से चलते हैं। आपकी मिट्टी पूरी तरह से गीली है तो भी रूट नहीं चलेंगे, और आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तो भी रूट नहीं चलेंगे। आपको यहाँ पे 50% वाटर और 50% एयर, ऐसा जो है वो रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में आपको बेसल डोज जो है वो आपको सॉइल टेस्ट अनुसार देना बहुत जरूरी है। स्प्रे का शेड्यूल जो है आपको मैंने जैसे बताया कि शुरुआत में आपको लोअर मॉलिक्यूल यूज करने हैं, बाविस्टिन है, M45 है, रोको, कैप्टॉप, ताकत, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो आपको यूज करने हैं। बाद में हाई के ऊपर जाना है, जैसे नेटिव है, अमिस्टार है, एलेट एंड्रोकॉल है, कस्टोड है, ये बाद में आपको स्प्रे करने हैं। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आपको रखना है, जिसके साथ जो चलता है वही आपको मिक्स करना है। आप पूरे 4-4 दवाइयाँ एक साथ मिक्स करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको कम मिलेगा। और लास्ट में जो है वो आपको केमिकल और बायोलॉजिकल, इन दोनों का जो है वो मिश्रण जो है, मतलब ये दोनों ट्रीटमेंट आपको फॉलो करनी होगी। केमिकल का हम ऊपर से स्प्रे करेंगे, और साथ में जो बायो फर्टिलाइजर्स है, जो जीवाणु खाद आप जिसे बोलते हैं, सेंद्रिय खाद जो है, वो हमको ड्रिप से जो है वो आपको देना है। और इन दोनों का मिक्सिंग अगर हम अच्छी तरह से करते हैं, जिन दोनों का शेड्यूल हम अच्छी तरह से बिठाते हैं, तो आपको जो है वो प्लांट में प्रोग्रेस ज़्यादा दिखेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। पूरा केमिकल भी हमें नहीं यूज़ करना और पूरा बायोलॉजिकल भी हमें नहीं यूज़ करना, हमें इसके ऊपर 50% देना है और इसके ऊपर जो है वो हमें 50% करने वाला है, देने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं वहाँ पे हम गुजरात और राजस्थान में जनवरी 2022 से हम फार्मर्स को गाइड करेंगे राइट फ्रॉम रेस्ट पीरियड टू हार्वेस्ट, मतलब रेस्ट पीरियड शेड्यूल से लेकर हार्वेस्टिंग तक का स्प्रे शेड्यूल जो है हम किसानों को वहाँ पे देने वाले हैं। इसमें हम रेस्ट पीरियड का शेड्यूल उनको दे देंगे। साथ ही साथ में इरिगेशन, कैसा पानी बंद करना है, कैसे पानी कम करते लाना जाना है, और बाद में इथरल मारने के बाद पानी कैसा देना है, कब देना है, कितने टाइम पे देना है, एज पर मॉइस्चर कंटेंट, जमीन में जितनी मॉइस्चर है उस अनुसार पानी कब देना है, ये सभी की जानकारी हम किसानों को देने वाले हैं। साथ ही साथ में हम स्प्रे का शेड्यूल उनको देंगे, मतलब जब इथरल मारने के बाद नई पत्ती निकलती है तो वहाँ से लेकर तो हार्वेस्टिंग तक, फर हार्वेस्ट होने तक जो है वो कौन से स्प्रे लेने हैं और किस तरह से वो स्प्रे के मतलब हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल से हाई मॉलिक्यूल तक कैसा स्प्रे लेना है, कैसा ड्रिप शेड्यूल फॉलो करना है, कौन सा ग्रेड कब देना है, 52-34 कब देना है, 1261 कब देना है, 0050 कब देना है, कैल्शियम बोरॉन कब देना है, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल जो है हम वहाँ की किसानों को देने वाले हैं। साथ ही साथ में जो हमारे किसान रहेंगे उनका सभी का सॉइल टेस्टिंग हम करवा के लेंगे। सॉइल टेस्टिंग अनुसार हम उनको बेसल डोज देंगे कि कौन सा DAP डालना है आपको या फिर MOP डालना है, कितना डालना है, ये सभी डिटेल्स में हम उनको देंगे। साथ ही साथ में ड्रिप का शेड्यूल जो है उनको देंगे, कौन सा ग्रेड कब छोड़ना है, बैक्टीरिया का यूज़ कैसा करना है, पूरे महीने का शेड्यूल जो है 7 महीने का शेड्यूल जो है उनका देंगे। साथ ही साथ में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है हम थ्रू आउट द ईयर फॉलो करने वाले हैं, जिसमें पानी का pH वगैरह कैसे मेंटेन किया जाए, ड्रिप से किस तरह से लिक्विड छोड़ा जाए, प्रूनिंग वगैरह कब करवानी है, सनबर्निंग से कैसे पौधों को फल को बचाना है, या फिर फ्लावर ड्रॉपिंग का इश्यूज है, या फिर फल का साइज है, ये सभी प्रॉब्लम जो है हम वहाँ पे टैकल करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो विल्ट मैनेजमेंट है, पिनोल बरो मैनेजमेंट, ये सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम ध्यान रखने वाले हैं। अभी हमारा इसमें मोटो क्या है, तो हम सॉइल के ऊपर काम करेंगे, हम सिर्फ स्प्रे के ऊपर काम करेंगे, हम इरिगेशन के ऊपर काम करेंगे, और ये 3 चीज़ें अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो श्योरली प्रॉफिट जो है किसान का फायदा जो है उसमें बढ़ेगा। सॉइल में हमने बताया तो बेसल डोज अनुसार हम उसको फर्टिलाइजर वगैरह देंगे, जो बेसल डोज अनुसार ड्रिप का शेड्यूल वगैरह इसमें रखेंगे, और सॉइल के ऊपर जो है हम ज़्यादा काम करने वाले हैं। सॉइल के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे तो वो पौधा हेल्दी रहता है, अपटेक उसमें अच्छी तरह से होता है। जिस पौधे में रूट अच्छे चलते हैं, जिस पौधे के रूट अच्छे, उसका अपटेक अच्छा, वो पौधा हेल्दी रहता है, और जितना ज़्यादा पौधा हेल्दी रहता है उतना उस पर ऊपर डिसीज कम आते हैं और स्प्रे जो है वो हमें कम लेने पड़ते हैं। और किसी कारण अगर स्प्रे भी लेने पड़े ज़्यादा तो उसमें जो है वो कौन से स्प्रे कब लेने वाले हैं इसके ऊपर पे हम काम करने वाले हैं। साथ ही साथ में अच्छी रूट्स मेंटेन रहने के लिए हम इरिगेशन भी अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। जो फर्टिलाइजर खाद हम दे रहे हैं वो लीच आउट ना हो, इसलिए हम प्रॉपर इरिगेशन देने वाले हैं। रूट्स अच्छी तरह, इसलिए प्रॉपर इरिगेशन हम उसको देने वाले हैं। और ये सब तीनों चीज़ें अगर साथ में आ जाए तो प्रॉफिट जो है किसान का श्योरली बढ़ेगा।
सॉइल टेस्ट हम करेंगे, सॉइल टेस्ट अनुसार रेस्पिरेट डोज हम देंगे, इरिगेशन कैसा कब रहना है वो देंगे, बाकी के ट्रीटमेंट जो नेसेसरी वो देंगे। रेस्पिरेटर में कौन से स्प्रे लेने चाहिए इसका शेड्यूल हम देंगे। साथ ही साथ में जो फार्म यार्ड मैन्योर है या फिर गोबर खाद है, इसमें बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके कैसे वो फर्टिलाइजर हम जो है वो पौधे को दे सकते हैं, प्रूनिंग कैसे करवानी है, बाकी की जो फर्टिलाइजर मिक्सिंग कौन से करना है, ये सब हम वहाँ पे देने वाले हैं। बाद में इथरेल मारने के बाद कौन से स्प्रे लेने चाहिए, कितने ml से इथरेल मारना चाहिए, कब पहला पानी देने चाहिए, और ये जो इरिगेशन एंड ड्रिप शेड्यूल, ड्रिप के साथ क्या क्या देना चाहिए हमें, ड्रिप पानी के साथ ये भी हम देने वाले हैं। बेसल डोज कब डालना है, कौन सा डालना है, ये भी हम सब किसानों को वहाँ पे देने वाले हैं। बाद में हम जो स्प्रेज देंगे वो अकॉर्डिंग टू विजिट देंगे, मतलब फार्म में आकर विजिट करके क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है उस अनुसार जो है वो हम स्प्रे देंगे। और जब विजिट करते हैं तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, अगर वातावरण अगर खराब हो जाता है तो स्प्रे अगर बदलने पड़ते हैं तो वो बदलेंगे, और इरिगेशन जो है वो अगर कम करवाना है पानी या फिर बढ़ाना है वो अकॉर्डिंग टू विजिट जो है हम किसानों को बताएंगे। अभी इसमें हम किसानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो टाइम टू टाइम काम करिए, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जो दिए वो आपको फॉलो करने हैं। आपको ड्रिप शेड्यूल हम देते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम जिसे बोलते हैं कि विल्ट के लिए मैंने बताया आपको क्या करवाना है, ये आपको पिनहोल बोर के लिए क्या करवाना है, ये सब हम अगर आपको देते हैं तो ये आपको फॉलो करने हैं। और स्प्रे शेड्यूल जैसे हमने बताया कि कल ये स्प्रे मारिए तो आपको कल ही उसको लेना है, आप हफ्ते भर उसको लेट करेंगे और वो स्टेज निकल की गई, मतलब फ्लावर ड्रॉपिंग होने वाला है और वो रुकवाने के लिए मैंने आपको स्प्रे बताया तो आपको वह फॉलो करना है। अगर आप उसमें लेट करते हैं, उसमें ज़्यादा लेट किया और फुल गिर गए तो बाद में आप कितना भी महंगा स्प्रे लेते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होता। या फिर एक आधा डिसीज़ है वो अगर उस स्टेज में आने वाला है और मैंने बताया आपको ये स्प्रे हमें प्रिवेंटिव में लेना है, लेकिन आपने वो हफ्ते भर लेट किया और वो फंगल अटैक या फिर बैक्टीरियल अटैक बढ़ गया तो वो बाद में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बचेगी और प्रॉफिट जो है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखने वाले हैं। जनवरी 2022 से हम कुछ ट्रायल्स प्लॉट जो है वहाँ पे लेने वाले हैं। ट्रायल प्लॉट में हम ये सब चीज़ें जो है वो फॉलो करेंगे। और राइट फ्रॉम रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टू हार्वेस्टिंग विथ वाटर टेस्टिंग एंड सॉइल टेस्टिंग एंड डिसीज टेस्टिंग जो है वो हम वहाँ पे करेंगे और उस अनुसार जो है वहाँ पे इंतज़ाम रखेंगे। बाद में जो अभी किसानों को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर जिन किसानों का अभी सॉइल टेस्ट करवाना है तो ये जो मैंने पता बताया है आप इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पता लिख के भी ले सकते हैं। तो इस पते के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट से जो है वो 500 ग्राम सैंपल जो है सॉइल का आपको भेजना है और वो सॉइल सैंपल के अनुसार जो है वो हम आपको मिट्टी परीक्षण के अनुसार बेसल डोज का वगैरह रिकमेंडेशन इसमें देंगे और ड्रिप का शेड्यूल भी उसमें हम देंगे। ये स्पीड पोस्ट से आपको सैंपल भिजवाना है इस पते पर। मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से जो है हम जिसे बोल देंगे स्मॉल पार्टिकल्स उसके होने चाहिए, ज़्यादा उसमें कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये 500 ग्राम सैंपल जो है आप नीचे दिए गए जो पता है इस पते के ऊपर आप जो है वो भेज सकते हैं। अभी ये हमारा चैनल है, हम यूट्यूब चैनल पे भी है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं सुशांत सुरु अनारकिंग ऐसे सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया या फिर आपका दूसरा कोई सवाल है तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीछे जो वीडियोस हमने अपलोड किए वो भी आप दे सकते हैं। कमेंट्स में आप अगर एक आधा सवाल पूछते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे आप एक आधा सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने का हम पूरा जो है वो प्रयास करेंगे। तो अभी ये हमारा पता है इस क्वालिटी के अनार की हमें एक्सपेक्टेशन है, वहाँ भी गुजरात और राजस्थान में भी इस क्वालिटी का अनार जो है वहाँ पे उत्पाद हो इसकी हम अपेक्षाएं रखते हैं। और अगर ये हमें मतलब श्योरिटी है इसमें कि अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो अच्छा टनेज जो है वहाँ पर भी मिल सकता है। उस वो मिट्टी इतनी भी हल्की नहीं है कि उसमें फल का साइज नहीं हो सकता है या फिर उसमें क्वालिटी नहीं मिल सकती। अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और साइंटिफिकली ये बताई हुई चीज़ें फॉलो करेंगे तो अच्छा जो है वो आपको
टनेज और साइज और जो फल की क्वालिटी है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगी। ये सारी सुविधाएं हमारे ओर से रहती है। सॉइल टेस्टिंग हम करवाएंगे, क्रॉप कंसल्टेंसी जो है वो हम करवाते हैं, ऑर्गेनिक एग्री इनपुट्स, अगर कोई जैविक आपको ऑर्गेनिक्स कुछ इनपुट्स लग रहे हैं, कुछ दवाई या पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर, तो उसकी भी डिमांड हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसमें इटालियन स्प्रे गन्स, नोजल्स या फिर अदर मशीनरीज हैं लाइक ग्रास कटर है या फिर डस्टर्स है, पाउडर डस्टर्स है, ये भी आप जो है वो हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस माध्यम से बता देंगे। तो ये सारा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा ये बताइए, और वीडियो के ऊपर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।